टेंडेंसी टू डिवाइड अगर होगी तो उसमें जो पहला फीचर होगा वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का हाई हो। अब ये वर्ड क्या है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब क्या है? देखिए, जैसे सपोज ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा, काफी बड़ा, पूरी सेल में जैसे देख के लग रहा है कि न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस के अंदर रखा है। यानी न्यूक्लियस का सरफेस एरिया वर्सेस पूरी सेल का सरफेस एरिया, न्यूक्लियस का सरफेस एरिया वर्सेस पूरी सेल का सरफेस एरिया, इसमें आपको ज़्यादा दिखना। और अगर इसमें आपको ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि ये सेल डिवाइड करना चाहती है। यानी किसी भी सेल को अगर आप स्टडी करें और उसमें आप ये जानना चाहते हैं कि वो सेल टेंडेंसी टू डिवाइड की कंडीशन में है कि नहीं है, तो उससे आप जो है वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जानेंगे, तब पता चलेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि सेल डिवीजन को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद एक प्रोसेस होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरी ऑन, कैरी ऑन अगर के से है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में काइनेसिस होना, काइनेसिस का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी एक्टिविटी बढ़ जाना, यानी न्यूक्लियस में डिवीजन होना, एक्टिविटी बढ़ जाना, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसमें न्यूक्लियस जिस सेल का है दो न्यूक्लियस में डिवाइड होके वो कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस एक से दो बन जाएगा। उसके बाद सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। यानी पहले न्यूक्लियस विभाजित होगा दो भागों में, उसके बाद साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होगा। दोनों विभाजित होने पर सेल की कंप्लीट सेल डिवीजन हो जाएगी और उसका डिवीजन फाइनली कंप्लीटेड हो जाएगा। तो हमें ये दोनों प्रोसेस एक के बाद एक पूछना है। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये बात स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट सही है। फॉलोड बाय का मतलब होता है उसके बाद, यानी इसके बाद ये हो। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस in which the nucleus of the cell divides and in which the cytoplasm of the cell divides। तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना और साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, दोनों बातें इसमें होती हैं। इसमें हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड, इसमें लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवाइड। तो ये इतनी बात हमारी क्या होगी। अब हमें क्या करना है,
कि ये कैरियोकाइनेसिस को पहले स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है, उसके बाद इसको स्टडी करना है। उससे पहले हमें एक स्टेज स्टडी करना है जिसका नाम होता है इंटरफेज। तो सेल साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी एक फेज होती है जिसको कहते हैं G1 फेज। उसके बाद एक फेज होती है जिसको कहते हैं हम लोग S फेज, और इसके बाद एक फेज होती है जिसको हम कहते हैं G2 फेज। इस प्रकार से ये 4 फेज होती है जो M फेज के अंदर होती है। अब ये जो M फेज है ये कहाँ से कहाँ आती है, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज कहते हैं। ये इसके बाद यहाँ से इस फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेज। यानी कि पूरी सेल साइकिल को हमने डायग्राम में बनाया है, जिसमें मुख्य तौर पे 2 भाग विभाजित किए हैं। पहला भाग है उसको हम कहते हैं G1 S और G2 को मिला के इंटरफेज है, और दूसरा है M फेज। यानी M फेज और इंटरफेज 2 पार्ट। M फेज को कहते हैं माइटोटिक फेज और इंटरफेज
फेज को कहते हैं रेस्टिंग फेज। तो दो अलग अलग नाम इसके। इसका दूसरा नाम है रेस्टिंग फेज। इस साल भी 2 क्वेश्चन, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन, इससे पहले भी हर साल 2 क्वेश्चन, वो भी इतने छोटे चैप्टर में जो 2 टर्म में खत्म कर। अब 3 साल पहले पूछा गया जी नॉट। जी नॉट क्या होती है? जी नॉट वो स्टेज है जब सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है, यानी डिवीजन उसका कंप्लीट हो गया और न्यूक्लियस की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है और वो डिवाइड नहीं करना चाहती, तब वो जी नॉट में रहेगी। यानी मैच्योर सेल जब वो डिवाइड करना नहीं चाहती है तब वो जी नॉट में रहेगी। तो उसको हम लोग कहते हैं जी नॉट या क्विसेंट स्टेज या साइलेंट स्टेज। तो एक फेज होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्विसेंट स्टेज या साइलेंट स्टेज। तो जी नॉट इसको हम लोग कहते हैं क्विसेंट स्टेज। नो डिवीजन ऑफ सेल। कब ऐसा होगा? जब वो मैच्योर हो, और मैच्योर होगी तब वो डिवाइड करना नहीं चाहिए। अगर वो मैच्योर नहीं होगी तो डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 तक। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मैच्योर हो जाएगी और फिर रुक जाएगी। इंटरफेज सर किस में आ रहा है? इंटरफेज एस फेज में आ रहा है या जी1 फेज में? इंटरफेज यहाँ से देख के यहाँ तक। इंटरफेज में 3 बातें, G1, S, G2। इसके बाद हमें जो बात करनी है, दिस इज द क्विसेंट फेज। एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया कि अगर सेल G1 में पहुंच गई, सपोज G1 में पहुंच गई तो, और उसको डिवाइड करने का जो उसका मूड था वो बदल गया, डिवाइड करने का मूड उसका बदल गया, तब वो चली जाएगी जी नॉट में। तो ये लाइन आपकी बुक में ऐसे करके लिखी है कि सेल एग्जिट टू जी नॉट फ्रॉम G1 when tendency of division will not present। टेंडेंसी उसके अंदर अगर ख़त्म हो गई या नहीं है तो वो डिवीज़न नहीं करेगी, और डिवीज़न अगर नहीं करेगी तो फिर वो जी नॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट बीच में पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो G1 फेज exit to G naught when not want to divide। जब उसको डिवाइड नहीं करना है, उसका मूड बदल गया तो वो वापस हो जाएगी। अब वापस होने पे आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या एस फेज से भी वापस होगी? नहीं, एस फेज के बाद उसको डिवीजन करना ही पड़ेगा। एस फेज के बाद वो वापस नहीं हो सकती। अगर हो गई तो क्या होगा? अगर वो हो गई तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि पॉलीप्लॉइडी डेवलप हो जाएगी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाएगी, इसलिए वो डेवलप हो जाएगी नहीं और वो डिवीजन करना ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले G1 फेज एग्जिट टू G नॉट व्हेन नॉट वांट टू डिवाइड, जब वो डिवाइड करना नहीं चाहती। ये मेन पॉइंट है हमारा। दूसरी बात क्या है? G
G0 में ये आप कभी ना सोचिए कि सेल डेड होती है। G0 में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लिविंग होती है। तो इन G0 फेज सेल remain live and metabolically active। मेटाबॉलिकली एक्टिव। एक पॉइंट ये भी है कि आदमी ये G0 को सोच के लगता है उसको कि वो डिवाइड नहीं करेगी तो वो मर चुकी है या नॉन फंक्शनल हो गई, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी हाइट, जितनी हाइट आपकी जेनेटिक लेवल पे डिसाइडेड है उतनी हाइट अगर आपकी हो गई, उसके बाद आपकी सेल G0 में रहेगी। अब वो सेल हाइट बढ़ाने के लिए डिवाइड नहीं करेगी तो G0 में वो पड़ी रहेगी। सपोज G0 में पड़ी हुई सेल को कोई इंजरी हो गई, कोई एब्रेशन, कोई खरोच लग गई, सेल डेड हो गई, तो वो G0 सेल उसको रिपेयर करने के लिए सीधे G1 में कन्वर्ट हो जाएगी और G1 के बाद S के बाद G2 और G2 के बाद ये पूरी M फेज चलेगी। अगर वो स्टेबल है, कोई इंजरी नहीं है, तो हमेशा G0 में पड़ी रहेगी। तो G0 की बात आपके यहाँ पूछी जा चुकी है, 2 बार पूछी जा चुकी है। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। इसको हम लोग कहते हैं G0 फेज। ये G0 फेज इसीलिए इस फेज में हमने आपको नहीं दिखाया। अब अगर G0 से सपोज करिए कि वो डिवाइड करना चाहती है, सपोज करिए, तो कहाँ जाएगी G1। यानी पूरी सेल में एक स्टेज होगी जिसे कहेंगे G1। ये मत समझिएगा ये हमने सेल बनाया, ये हमने एक साइकिल बनाई है जिसमें सेल का जो पहला स्टेप है वो G1 है, पहली सीढ़ी। दूसरा स्टेप है S, तीसरा स्टेप है G2। यानी एक बार में सेल या तो G1 में रहेगी, G1 से अगर कन्वर्ट हो गई तो S फेज में रहेगी, तब G1 नहीं होगी। तो ये सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है सेल साइकिल का। यानी कौन कौन से स्टेप सेल के अंदर होंगे। पहले G1 होगा, फिर S होगा और फिर G2 होगा। तो जो हर वक्त रहेगा डिवीजन के टाइम नहीं रहेगा, उसको हमने पहले डिस्क्राइब कर दिया, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पहला स्टेप जो इसमें करेंगे, जो 2 वर्ड हमने बोले हैं इंटरफेज और एम फेज, उनके बारे में थोड़ी बात करें। जब उसका मूड नहीं है डिवाइड करने का तो ऐसा हो। अगर मूड है तो G1, G1 से S, S से G2, G2 के बाद M। इंटरफेज सेल की जो 2 मेन फेज हैं वो है, एक है इंटरफेज और दूसरी है M।
इंटरफेज और एम फेज दो फेजेस। इंटरफेज में लगभग 95% ऑफ टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल वो यूज होता है। यानी लगभग अगर 12 घंटे की साइकिल है, 12 घंटे का हमारी जो सेल है वो 12 घंटे में 1 से 2 में कन्वर्ट होती है एवरेज टाइम। बैक्टीरिया की सेल 30 मिनट से 90 मिनट में एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होती है। एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होती है बैक्टीरिया की सेल। ये दोनों डाटा आपको नोट करना है और ये आपकी बुक का है और इसको नोट करके याद रखना है। बैक्टीरिया बैक्टीरियल डिवीजन में जो टाइम हमारी ह्यूमन सेल का जो टाइम है दैट इज द 12 आवर। इसमें 11 घंटे वो इंटरफेज में रहती है, यानी कि 11 आवर ऑफ टोटल टाइम दैट इज 12 आवर। तो ये दो डाटा आपको याद रखने कि 11 घंटे वो इंटरफेज में रहेगी, 1 घंटा एम फेज में रहेगी। दूसरी बात, इसका जो नाम है रेस्टिंग फेज, ये गलत नाम है। रेस्टिंग फेज इसलिए इसको कहा गया था क्योंकि जब पुराने टाइम में माइक्रोस्कोप की स्टडी की जाती थी तो ये इस माइक्रोस्कोप से बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि इसमें इंटरफेज में क्रोमोसोम काफ़ी पतले होते हैं और काफ़ी थिन होते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोप में चूंकि दिख नहीं पाता था, जिसके बारे में स्टडी हो नहीं पाई, इसलिए इसको कहा गया कि इतनी देर ये रेस्ट फेज में रहती है। तो अब आपको क्या कहना है, ये इस फेज में ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव। जैसे आप लोग इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी जब आदमी करता है 1 साल, तो ये प्लान बना के करता है कि 1 साल हमें ज़्यादा रिश्तेदारी में नहीं जाना है, ज़्यादा इधर उधर बाजार इधर उधर के कामों को अवॉइड करना है, जैसे नॉर्मल दिनचर्या रहती है वैसे हटा के। तो आपको कुछ दोस्त मिलेंगे 1 महीने बाद, कहेंगे आजकल दिखते नहीं हो, कहाँ रहते हो? बिल्कुल 1 महीना से 6 महीना हो गया, तो दिखते ही नहीं। तो उनको ये लग रहा है कि तुम जो है रेस्टिंग फेज में चले जाओ, यानी कि कहीं रेस्ट करने के लिए, यानी घर से बाहर ही निकल रहे हो रेस्ट करते हो। उनको ये नहीं पता कि ओरिजिनल में तुम वर्क अब कर रहे हो। पिछले 12 सालों से, जब तक इंटरमीडिएट करा हमने कक्षा 1 से 12, उतना वर्क किया ही नहीं। ओरिजिनल में काम हम अब कर रहे हैं, जो 1 साल में काम है, जो मेहनत है, वो अब हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एस फेज और एस फेज जो होती है, इसमें डीएनए डबल हो जाता है, यानी डीएनए का जो अमाउंट है वो दुगना हो जाता है। और डीएनए का अमाउंट का दुगना होना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरी सेल साइकिल। यानी अगर डीएनए डबल नहीं होगा तो ये सेल डिवीजन बेकार होगा। उसी तरह अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, जो टाइम आप इस टाइम दे रहे हैं, इस टाइम भी रूटीन लाइफ की तरह अगर आपने टाइम बिताया, तो फिर क्या होगा, आगे की लाइफ बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब। ख़राब का मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा किसी चीज़ का, कुछ भी कर तो कुछ भी तो आदमी कर ही लेता है, लेकिन जो एक उम्मीद है, जो एक मन है कि अच्छी ज़िंदगी आगे की जाए, वो ज़िंदगी आपकी गड़बड़ हो। इसलिए इंटरफेज को उन्होंने अब ज़्यादा वैल्यू दे दी, कहा कि इंटरफेज ही मेन फेज है। ये फेज क्या है?
ये काइनेटिक फेज है, दिखाने वाली फेज। दिखाने वाली जैसे शादी में कपड़े पहन के गए, बारात में दूसरे कपड़े पहन के गए, एक बार निकले तो एक गाड़ी से बाइक से निकले, दूसरी बार निकले दूसरी बाइक से निकले, हाथ हिलाते हुए, ताकि लोग देखें कि दोस्तों दो बाइक होगा, हाँ दोनों मिली है। अब मतलब हो सकता है पड़ोस की उसके अंदर रखने की जगह ना तो दिया रख लो। ये है स्टाइल। और तेज बाइक चलाना बिल्कुल किसी के सामने और एकदम से कट मारना, ये सब और ये कब होता है? ये जो 18-19 की उम्र में सबसे खतरनाक एक्सीडेंट इसमें होता है। और इसमें हमारी जैसी उम्र के लोगों को तो मार ही डालते हैं। हमारा एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि 14-15-16 साल के लड़के थे, 4 लड़के पतले पतले थे और एक ही गाड़ी में बैठे, एक तो टंकी बैठा जो चलाने, ऐसा तेज चलाया कि टक्कर मारी कि 5 साल हो गए आते हुए घुटनों का दर्द नहीं, ऐसा तगड़ा गिरे। और वो सब डोट हो गए, पता नहीं कब उठ के चले गए, हमको उठाना पड़ा लोगों को, और वो उठ के पता नहीं कब चले गए, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चला। तो बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कोई 12-15 साल का बच्चा गाड़ी चलाए, चुपचाप खड़ी करके भले हो जाए, उसको निकल जाने दो, क्योंकि किसको मार डालेगा कुछ उसको भी नहीं पता है कि उसका होगा क्या, क्योंकि वो हार्मोन इतनी तेज ऊपर जा रहा है माइंड में कि एक्सीलरेटर हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, दिमाग नहीं कर रहा है। और तेज उठा के बिल्कुल जितना ज़्यादा स्टंट मारा उतना खुशी, पता बहुत आता है ना बाइक चलाना। बाइक दे दे अगर पापा 5-15 साल के बच्चे, फिर देखो या तो खुद गया या दूसरे को ये है, ये एम से वो दिखता है, वो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्रोमोसोम बिल्कुल लगेगा। यही मेन है, यही मेन है, ये मेन नहीं है, मेन वो है। मेन इसलिए नहीं है कि उस 15 साल के बच्चे से पूछो कि तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, तो कहेगा 20 रुपया है, पापा ने सुबह दिया था दूध लाने को, और दूध लाया नहीं, हो रखा कुछ होता नहीं उसका। बाइक भी अब्बा की, भाई की, कपड़े भी जो सिला दिए तो पहन लिए, 1 रुपए का भी आमदनी नहीं है, कुछ नहीं। इसमें क्या है? इसमें सब कुछ है उसके पास, तो स्टेबिलिटी है, डीएनए डबल्स हो चुका है। और डीएनए डबल्स होना ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एसेट डबल हो जाना, एसेट आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो डबल हो जाए। तो ये दिखता नहीं कभी। 35 साल 40 साल के आदमी को तुम्हें स्टंट मारते नहीं देखोगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ होता है। कई बाइक भी होती है, कार भी होती है, लेकिन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देख के पता ही नहीं चलेगा कि सीधा साधा, बिल्कुल बोलेगा भी धीरे। ये सब पहचान ही नहीं सकते आप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने में पहचान पाएंगे, वरना देख ही नहीं सकते। कोई चेंज ही नहीं दिखता, बिल्कुल साइलेंट। जैसे आप लोग के फादर होंगे घर में, जिनको मतलब किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं, अपना काम में लगे हैं बस, और जिसको कोई मतलब, जिसका कोई काम नहीं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है पूरे घर में, ऐसा है कि नहीं? तो बस ये ऐसे ही इसको समझना। दूसरी बात इसमें क्या हमें करनी है कि जो एम फेज है ये केवल 5% टाइम लेता है, जल्दी 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 ये काम कर ले। तो टोटल साइकिल का 5% है वो ये टाइम है, तो समझ सकते हैं आप 5% ऑफ टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल, और ये 1 आवर ऑफ टोटल टाइम, that is 12 hours। ये सारे डाटा आपको अच्छे से याद रखने हैं, सब एक वर्ड आपके इम्पॉर्टेंट बहुत। 12 घंटा, 1 घंटा, 12 घंटा, 95%। साइलेंट फेज जो मेन फेज है, जिसमें एक्टिविटी ना के बराबर है, विजिबिलिटी ना के बराबर है, कोई मेटाबॉलिकली लगता है डेड है। जब स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट लोग तो बहुत परेशान रहे
ये अधिकतर टाइम तो जो इसका लग रहा है इसमें कुछ तो होता दिखता ही नहीं है इसमें। तो अगर आपको याद हो पिछले टर्म पे हमने बात करी थी विट्रोक्रोमेटिन की और एक बात करी थी यूक्रोमेटिन की। तो विट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेट स्ट्रक्चर होता है और यूक्रोमेटिन लाइट स्टेट स्ट्रक्चर होता है। तो डार्क स्टेन स्ट्रक्चर और लाइट स्टेन स्ट्रक्चर में फर्क यही होता है कि जब उसको डाई किया गया इंटरफेज में, तब यानी डाई जब करा गया भाई 11 घंटे तो वो इंटरफेज में है, तो आप ज़्यादातर जब भी डाई करेंगे तो वो इंटरफेज में ही आपको मिलेगी। वो पर्टिकुलर 1 घंटा हो सकता है आपको रात में 12 से 1 होता हो वो आपको दिखा नहीं। आपने दिन में डाई किया, सुबह दोपहर शाम सब में डाई किया तो इंटरफेज नहीं मिल रहा। तो ये आपको याद रखना है कि वो जो हिस्टोक्रोमेटिन था और यूक्रोमेटिन था वो तब आया था जब सेल को हमने डाई किया इंटरफेज में। तो आप हमसे तुरंत पूछेंगे तो अगर मान लीजिए रात में वही 12 से 1 के बीच डाई कर लिया यानी कि माइटोटिक फेज में डाई किया तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। जो हेट्रोक्रोमेटिन था वो लाइटली स्टेन लेने लगे और जो यूक्रोमेटिन था वो डार्क स्टेन लेना शुरू कर देगा। तो रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे की बात हमें ये करनी है कि सबसे पहले हमें जीवन फेज से शुरू करना है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल या सेल साइकिल, तो आप क्या बताएंगे? आप जीवन बताएंगे। इसलिए क्योंकि G0 के बाद जीवन आती है और G0 हो सकता है G0 में वो पिछले 3 महीने से पड़ी हो, 3 साल से पड़ी हो, 3000 साल से पड़ी हो, कुछ नहीं, कोई फिक्स नहीं। हर प्लांट का एनिमल का अलग अलग टाइम है। उसने डिवाइड करके कंप्लीट कर लिया, G0 में पड़ी। जैसे हमारे नर्व सेल, अब हमारी नर्व सेल ने कभी जीवन में एक बार डिवाइड किया था एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आज वो G0 में पड़ी है। और हमारी उम्र 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल, जब भी जितनी भी हो जानवरों की, हमेशा वो G0 में ही रहती है क्योंकि वो जीवन में कभी जा ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें डिवीजन होता ही नहीं है। डिवीजन उसमें होता ही नहीं है। तो एक और बात पता चली हमको कि नर्व सेल में डिवीजन नहीं होता है, और जिसमें डिवीजन नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं वो इंटरफेज में रहती है। तो डिवीजन ना होना भी कोई खराब चीज नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवीजन हो, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो डिवीजन बंद हो जाए, ये सही चीज है, ये सही कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या बात करनी है, ये इतना हटा दे रहे हैं आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हमको क्या बात करनी है, जीवन फेज की बात अब हम करने जा रहे हैं। जीवन फेज की बात हम करने जा रहे हैं। जीवन फेज को ग्रोथ 1 फेज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है गैप 1 फेज। तो ग्रोथ 1 फेज या गैप 1 फेज भी कहते हैं। अब ये जो जीवन है, ये इसके बारे में पहला पॉइंट है, इट इज ए लार्जेस्ट फेज। सबसे ज्यादा टाइम पूरी इंटरफेज में या पूरी सेल साइकिल में सबसे ज्यादा टाइम जीवन लेती है। अब पुरानी बुक चाहिए, अगर जैसे 6 से 7 साल पुरानी बुक अगर आप देखिए तो वहां उन्होंने एस फेज को लार्जेस्ट फेज बताया, जो गलत है। तो जीवन फेज इज द लार्जेस्ट फेज एमंग इंटरफेज एंड टोटल सेल साइकिल। अब देखिएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिखते हैं लार्जेस्ट फेज इन सेल साइकिल और
इंटरफेज। इंटरफेज में और सेल साइकिल में ये लार्जेस्ट फेज लगती है। अब क्या लार्जेस्ट फेज तो काम क्या होता है? काम इसमें ये होता है कि इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ढेर सारे काम इसके अंदर होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखिए तो एनसीईआरटी में प्रोटीन वर्ड जो बोला है वो इसमें बोला है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इसमें प्रोटीन नहीं बनती। तो इसमें उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन, तो उसमें भी प्रोटीन बनती है, प्रोटीन के बिना बने कोई काम नहीं होता। तो इसमें प्रोटीन, आरएनए एंड ऑर्गेनेलिस फॉर्मेशन। ऑर्गेनेलिस फॉर्मेशन का मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और ये डबल हो गए, तभी तो आगे जाके 2 सेल बनेगी, सब में एक बटेगा। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, ये फेज लाई करती है एम फेज और एस फेज के बीच में। ये भी क्वेश्चन है, एम फेज और एस फेज के बीच में लाई करती है, प्रेजेंट होती है। तो G1 फेज लाइज इन बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। तो इसका दूसरा पॉइंट बन गया हमारा G1 फेज लाइज इन बिटवीन एम फेज, इसका दूसरा नाम है माइटोटिक फेज एंड एस फेज एंड एस। ये भी एक पॉइंट। और आपके एनसीईआरटी का क्या पॉइंट है? इन दिस स्टेज cell is metabolically active। मेटाबॉलिकली एक्टिव, इस स्टेज में सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली रिएक्शंस खूब होती है जल्दी जल्दी, और रिएक्शंस होगी प्रोडक्ट्स बनेंगे। और रिएक्शन क्या? प्रोटीन बनना रिएक्शन, प्रोटीन बनना, ऑर्गेनेल बनना, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का बनना, ये रिएक्शन। तो G1 फेज में इतनी बात हो। अब इसके बाद जो हमारी बात करनी है दैट इज द एस फेज। तो G1 फेज फॉलोड बाय एस फेज, यानी G1 फेज के बाद एस फेज आएगी। यानी जब एस फेज आएगी तो सेल के अंदर एस फेज ही होगी, तब G1 फेज खत्म हो चुकी होगी। G1 फेज में होने वाले सारे काम पूरे हो जाएंगे तो G1 फेज खत्म हो चुकी होगी और एस फेज आ चुकी है। दूसरी फेज है दैट इज द एस फेज। इसका दूसरा नाम है सिंथेसिस फेज। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज ये एस फेज। वजह क्या है? इसमें डीएनए इसमें डबल्स हो जाता है, और डीएनए अगर डबल्स हो जाएगा
तो सेल दो सेल में जब कन्वर्ट होगी तो आधा आधा क्रोमोसोम उसमें बढ़ जाएगा। अदरवाइज अगर मान लो उसमें 1 किलो है क्रोमोसोम और वो दो सेल में डिवाइड हुई तो आधा आधा किलो बचेगा। तो 1 किलो अगर उसमें रखना है कांस्टेंट तो उसको पहले 2 किलो करना पड़ेगा। उसके बाद जब यहाँ पर वो सेल डिवाइड करेगी तब फिर ये 1-1 किलो में बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिए, यानी कि अगर सेल का अमाउंट 2C है क्रोमोसोम का तो उसे 4C करना पड़ेगा S के थोड़ी देर। तब जब नई सेल बनेगी दो तब उसमें एक में 2C आ जाएगा क्योंकि 4C का आधा। तो अगर आप यहाँ डबल नहीं करेंगे तो फिर जो नई सेल बनेगी उसमें C अगर 2C है तो C हो जाएगा, तो क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। और आधा क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस में होता है, ये माइटोटिक डिवीजन में आधा क्रोमोसोम नहीं होता, वो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड पार्ट है। एस फेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। अब ये 2C से 4C वाला क्वेश्चन ये भी नीट में पूछा जा चुका है पिछले साल। इसमें ये पूछा था इन्होंने कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स that means 2C to 4C। आगे 2C to 4C। अब आप समझिए कि हाँ, अब जो वर्ड लिखेंगे वो आपको कंफ्यूज कर देगा। नंबर does not change, नंबर does not change यानी क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है। तो अमाउंट डबल हो रहा है तो नंबर कैसे नहीं बदलता, आने वाली बात है ना। देखिए कैसे नहीं बदलता, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक, ये 3 क्रोमोसोम है और इसका वेट है 1 किलो। समझाने के लिए बता, इसका वेट 1 किलो और तुमसे अब कहें इसका वेट 2 किलो कर दो, लेकिन नंबर इसका अभी भी 3 रहना चाहिए, तो कैसे करो? नंबर 3 ही रहना चाहिए। तो तुम ये करो, इसको डुप्लीकेट करके ये देखो, नंबर जुड़े हुए हैं तो नंबर तो एक ही हुआ। अब ये स्टैंड ये स्टैंड ये स्टैंड ये स्टैंड सब में 2-2 हो गए तो 2 किलो हो गया, लेकिन नंबर अभी भी 3 है, 1 2 3। ये काम इसमें किया जाता है, इसमें एस। इसीलिए ये वर्ड बहुत पूछा जाता है कि क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज बट amount doubles, amount doubles। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये पूछा जा चुका है तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात क्या है, आप समझ गए ना मतलब क्या है, यानी हर एक में 2-2 बन जाते हैं। ये हम लोग पिछले टाइम पे पढ़ के आए, इनके आपको याद होगा, एक स्टैंड ऐसे होता था, ये होता था और इसके बगल में एक ऐसे बन जाता था, इसी की कॉपी तो होती थी, तभी इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते थे। तो वही है सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते थे, वही। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी नीट में पूछा गया। नीट वाले इसी के पीछे पड़े रहते हैं, इसके इंटरफेस में अगर उन्हें कुछ पसंद आएगा तो ऐसे पसंद आएगा और इससे कुछ नहीं पूछते। फिर चले जाएंगे मियोसिस में, और मियोसिस में जो प्रोफेज होती है, जो लेप्टोटीन जाइगोटीन पैक्टिन न्यूक्लियोटाइड डायकाइनेसिस होती है, उसके पीछे पड़ जाएंगे। इस बार उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे, बस 2 ही जगह है, या तो एस फेज पे आ जाएंगे वो,
या तो फिर वो मियोसिस की प्रोफेज में आ जाएंगे, इससे कुछ पूछते नहीं और पूछेंगे रोज लोगों से इतने छोटे से चैप्टर। आगे देखते हैं सेंट्रियोल डबल्स। व्हाट इज सेंट्रियोल? सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होता है। हाँ, प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, अपॉन द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम के अंदर होगा और न्यूक्लियस के ऊपर होगा, बिहाइंड नहीं होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। ठीक, ये एक बात आप नोट कर लीजिए, सेंट्रियोल इसमें डुप्लीकेट हो जाता है। और क्या होता है, और एक और पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन होती है किसके अंदर? डीएनए में। हिस्टोन प्रोटीन डबल। तो 3 पॉइंट है, क्रोमोसोम डबल, सेंट्रियोल डबल, हिस्टोन प्रोटीन डबल, नंबर डज नॉट चेंज। काम खत्म।